फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई है 2-3 बड़ी अपडेट, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में आगे इन अपडेट का कोई बेनिफिट मिल सकता है, क्या यस बैंक में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह से स्टॉक मजबूती के साथ 14 के आसपास खड़ा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, आने वाले समय में क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे जो यस बैंक का स्टॉक काफ़ी समय से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि बहुत बड़ी गिरावट के अंदर भी इसने 13 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा, उसके ऊपर ये ट्रेड करता रहा और अब ये 14 के आसपास है, मजबूत लग रहा है। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है या फिर अभी भी इसमें गिरावट बाकी है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो अपडेट निकल कर आई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। क्या है वो अपडेट, उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.95 पर, हाई बनाई 14.15 की, लो है 13.85 का और एंड में 14.10 पर 0.71% अप में क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग थी, जबकि आपको पता ही होगा फ्राइडे को बाजार में गिरावट का माहौल था, क्लोजिंग सेंसेक्स की निगेटिव थी। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 1,41,18,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 50,82,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36% है। बात करें NSE की तो 7,66,20,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,86,60,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.41% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें अब दिखाई दे रही है, यानी 1.42% की प्रमोटर होल्डिंग आ चुकी है दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन साथ में 1.69% के शेयर गिरवी भी हो चुके, ये बात भी सामने है, क्योंकि इससे पहले जून और सितंबर क्वार्टर में न तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थी, न ही इनके कोई गिरवी शेयर थे। अब जो सबसे अच्छी बात इसकी निकल कर आई है, FI लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यस बैंक में और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि FI बाजार की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। उनको पता है कि कौन से स्टॉक में आगे तेजी बनेगी और वहीं पे वो दाव लगाते हैं। तो आप देख लो, FI लगातार बायर बने हुए। जून क्वार्टर में उनकी 12.03% की होल्डिंग थी, सितंबर में 13.89 हुई और फिलहाल दिसंबर में 14.87 तक पहुंच गई। तो लगातार FI अपना निवेश बढ़ा रहे हैं यस बैंक में, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन यहाँ पे DI की होल्डिंग कुछ घटी है। 45.52% की होल्डिंग जून में थी, 39.90 हुई सितंबर में, फिलहाल 38.86% की होल्डिंग है। तो कुछ कम घटी है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी होल्डिंग DI की है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है म्यूचुअल फंड ने जून में 0.73% की होल्डिंग रखी थी, उसको घटा के सितंबर में 0.54% कर लिया था। लेकिन इस बार म्यूचुअल फंड फिर लौट आए, 0.57% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की हुई है। तो म्यूचुअल फंड बढ़ चुका है, इन्वेस्टमेंट FI का बढ़ चुका है। इसका मतलब आप समझ लो, यह स्टॉक अब आगे कमाल कर सकता है। और जैसा कि बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने निवेश अपना कम कर लिया, FI का निवेश कम हो गया, म्यूचुअल फंड, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा खासा इनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। अदर्स की बात करें तो 42.45% की होल्डिंग जून में थी, 46.21 हुई सितंबर में, फिलहाल 46.27% की होल्डिंग है। तो ये जनरल पब्लिक की होल्डिंग है। अब सबसे बड़ी बात ये, काफ़ी लोग पूछते हैं कि यहाँ पे जो शेयर लॉक है वो कितने हैं, तो उनकी जो संख्या है टोटल वो 18.75% की शेयर है, जो ये लॉक इन पीरियड में है, बाकी सारे फ्री है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग लेकर रखी हुई है, तो करीब यहाँ पे 0.57% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है। उसके बाद में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, जिनकी 0.02% की होल्डिंग है। उसके बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जिन्होंने 8.17% की होल्डिंग ली हुई है। और अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की है, जिनकी 1.19% की होल्डिंग है। उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक है, जिनकी होल्डिंग करीब 38.27% की है। ICICI बैंक की 2.99% की होल्डिंग है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 30% की होल्डिंग, यह एकदम परमानेंट बनी हुई है। जहाँ पे कई लोग रहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी होल्डिंग कम कर ली, तो ये बात नहीं है, अभी भी बिल्कुल 30% बनी हुई है और ये एक तरह से लॉक इन पीरियड में ही है। और एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 1.96% की होल्डिंग है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो 1.15% की होल्डिंग है। साथ में बंधन बैंक की 1.20% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई की 6.70% की होल्डिंग है। तो ये अलग अलग होल्डिंग है। और साथ में अगर हम देखें अभी
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है उनकी 6.70% की होल्डिंग है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 1.33% की होल्डिंग है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की 4.99% की होल्डिंग है। तो ये लगभग सारी होल्डिंग जो है बहुत ही मजबूत है। साथ में यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट किया वो 27.12% है और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो 8.12% है। यहाँ पे NBFC रजिस्टर्ड RBI है उनकी भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है यानी करीब 0.25% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई की होल्डिंग 10.79% है। साथ में क्लियरिंग मेंबर की होल्डिंग 0.14% है। HUP की होल्डिंग 1.03% है और साथ में बॉडीज कॉर्पोरेट की 7.71% की होल्डिंग है और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की होल्डिंग 3.99% है। कोटक महिंद्रा की होल्डिंग यहाँ पे 1.52% है। तो ये इस तरह से ये होल्डिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रही है और इसमें सबसे बड़ी बात जो सब क्लियरली निकल कर आई है कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी आ चुकी है, लेकिन कुछ गिरवी से शेयर भी हुए, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं, थोड़ी सी अमाउंट है, लेकिन सामने FI ने अपना दाव बढ़ा दिया है, म्यूचुअल फंड ने भी अपना दाव यहाँ पे लगा दिया है। तो बिल्कुल ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है, निवेश आपको इस समय करना चाहिए। एक बड़ी और अपडेट निकल कर आई है, जैसे कि लाइव मिंट पर जो एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पे कहा जा रहा था कि यस बैंक बहुत जल्द जो अपनी ARC का गठन करने जा रही है उसमें अपना जो भी NPA उसको वो उस ARC में दे के क्लियर कर सकते हैं और इसके लिए जो अमाउंट बताई गई थी वो 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट बताया गया था कि जो भी अपना NPA उसको 10 से 12,000 करोड़ रुपये में देके उसका निपटारा कर सकते हैं ARC के अंदर और ये बहुत जल्द जो ARC है उसका गठन हो सकता है। तो ये जो अपडेट निकल कर आई थी तो एक्सचेंज ने इसका क्लेरिफिकेशन मांगा था यस बैंक से कि आपने ये जो न्यूज आई है क्या ये सच है। तो अभी यस बैंक की तरफ से इसका कोई भी जवाब मिला नहीं है, न उन्होंने इसको यस का न खंडन किया है। अभी यस बैंक का जवाब आना बाकी है, लेकिन एक्सचेंज ने उसकी जानकारी मांगी है। जो भी लाइव मिंट के ऊपर जो न्यूज आई है तो उस न्यूज़ के ऊपर अब क्लेरिफिकेशन मांगा गया यस बैंक से, क्या वाकई में वो अपने जो भी NPA है उसको 10 से 12,000 करोड़ में पूरा उसको सल्टाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये ARC की जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर है। दूसरी तरफ यस बैंक ने अपने रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। आने वाली 22 तारीख को यानी इसी महीने की 22 जनवरी को यस बैंक अपना रिजल्ट पेश करेगी और जिस तरह से पिछले दिनों आंकड़े हमने देखे थे, आंकड़े अच्छे निकल कर आए थे, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि इस बार यस बैंक का जो रिजल्ट है Q2 से भी बेहतरीन हो सकता है Q3 में और उसके बाद में हमें बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। एक बार हम Q2 के आंकड़े भी देख लेते तो इनका रेवेन्यू 1.95 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 28.54% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 222.65 करोड़ रुपये रही, जहाँ पे 85.16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डाइल्यूटेड EPS 0.09 रहा, जहाँ पे 80% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.44% रहा, जहाँ पे 44.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल आंकड़े जो भी आए शानदार थे और अभी रिजल्ट इससे भी बेहतर आ सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए, जैसा कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, FI की भी होल्डिंग बढ़ी है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। बॉटम की प्राइस है, यहाँ से अब बढ़ने की ही संभावना, गिरावट में भी आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसकी प्राइस 13 से नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो ऐसे में आपको अब यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अगर आप ऊपर के लेवल से फंसे हो तो भी निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज भी कर सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली ये मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और निकल के आई है, यस बैंक ने अपनी जो भी स्टेक है यानी डिश टीवी के अंदर उनकी 25.6% की जो स्टेक है उसको बेचने का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द वो अपनी इस स्टेक को बेचेंगे। तो इसके लिए उन्होंने टाटा स्काई और भारतीय एयरटेल के साथ में बातचीत शुरू की है। उन दोनों से बातचीत करके वो अपनी स्टेक को बेचना चाहते हैं ताकि वो इस मैटर से बाहर निकल जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा जो प्लेयर है DTH मार्केट में वो 3 बड़े प्लेयर है, एक तरफ डिश टीवी है, टाटा स्काई है और एयरटेल है। तो उन दोनों कंपनियों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे यस बैंक के साथ में दूसरे भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो सब मिलकर 45% है जो अपनी स्टेक है बेचना चाहते हैं। तो ये सब बातचीत चल रही है। अगर ये फाइनल हो जाएगी तो यस बैंक को एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी और उससे उनको राहत होगी बहुत ज़्यादा अपने काम को आगे बढ़ाने में। तो ओवरऑल सारी बातें पॉजिटिव है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आपको इस बैंक में आपको निवेश करना चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात निकल के आ रही है, इसके अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 94.73% का निगेटिव रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से 93.15% का निगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 21.02% का निगेटिव रिटर्न है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 5.30% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 1.09% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से कोई अपडाउन नहीं है। तो पिछले 3 महीनों से इसमें जो भी गिरावट थी वो थम गई है और फिलहाल माहौल पॉजिटिव बन चुका है। तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है।
पिवट लेवल अगर चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 13.88 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 13.72 तक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट है वो 13.58 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 14.18 का फर्स्ट टारगेट है, 14.32 का सेकंड टारगेट है, 14.48 का थर्ड टारगेट है। तो ये गिरावट में 13.5 के आसपास जा सकता है और तेजी में 14.5 के ऊपर जाने की संभावना बन रही है। और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। बहुत जल्द जब तेजी बनेगी तो ये 3 डिजिट में भी जा सकता है, तो इन्वेस्टमेंट कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।